जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं डीआरडीओ से आई एक बड़ी अपडेट से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की द्वारा जोरावर लाइट टैंक की जो पहली तस्वीरें हैं वो सामने रख दी गई हैं। इस टैंक को डीआरडीओ और लार्सन टुब्रो के द्वारा ज्वाइंट कोलैबोरेशन में विकसित किया गया है और इसने अपने इंटरनल ट्रायल को पूरा कर लिया है और अब इसके फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल की शुरुआत होगी, या यूं कह लें जो यूजर ट्रायल है इनकी शुरुआत होने वाली है। जोरावर लाइट टैंक काफ़ी कैपेबल है। ये 25 टन वेट क्लास का एक टैंक होने वाला है जो कि अपने स्विफ्ट मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जाना जाएगा और इसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज को ध्यान में रखकर के विशेषतया बनाया गया है। इसमें आपको 105 mm की मेन गन देखने को मिलती है जो कि एनिमी टारगेट को इंगेज करने में सक्षम है। वहीं इसमें आपको जॉन कॉकरेल 3105 रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन भी देखने को मिलता है। अगर हम इसके क्रू कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 3 क्रू एकोमोडेट किए जा सकते हैं, जिसमें एक ड्राइवर, एक कह सकते हैं गनर और एक कमांडर होते हैं। और इसे विशेषतः भारतीय थल सेना के द्वारा जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। ये टैंक जितना पावरफुल है उतना एडवांस भी है। इसमें आपको एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम देखने को मिल जाता है, मॉड्यूलर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर देखने को मिल जाते हैं, कंपोजिट आर्मर प्रोटेक्शन देखने को मिलता है जो कि स्टेनैग लेवल 3 तक का है, जो कि इसकी सर्वाइबिलिटी को काफ़ी इनहेंस करेगा। वहीं अगर हम बात करें इसके ऑपरेशन की, तो इसको इस प्रकार से ऑप्टिमाइज किया गया है कि ये -30 डिग्री तक के जो टेम्परेचर है वहाँ पर ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में ये ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसे सबसे खास बात यह है कि भारतीय वायुसेना के प्लेटफॉर्म जिसमें C-17 ग्लोब मास्टर 3 IL-76 जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनसे इन्हें एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है, यानी कि रैपिड डिप्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से भी ये जो टैंक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनका वजन 25 टन है और अगर आप इसे चाइनीज काउंटर पार्ट ZTQ-15 से कंपेयर करें तो उनका वजन 30 से 35 टन का है, यानी यहाँ पर एक एडवांटेज जोरावर लाइट टैंक के पास आ जाता है। इसको पावर करने के लिए 1000 हॉर्स पावर का जो इंजन है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इससे सफिशिएंट पावर प्रदान करने में सक्षम है। जैसे कि हम सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी स्ट्राइकर को लेकर के एक के बाद एक नई रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है ये निस्संदेह काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि इस समय इंडियन आर्मी न सिर्फ इनके हाई एल्टीट्यूड एरियाज में टेस्ट को आयोजित करने के लिए इच्छुक है, बल्कि इनके नंबर्स को लेकर के मीडिया के गलियारों में कुछ नई रिपोर्ट सामने आई हैं जो काफ़ी चौंका रही हैं। दरअसल फिलहाल तो इंडियन आर्मी इनको टेस्ट करेगी और टेस्ट के आधार पे जो डील है ये आगे बढ़ेगी या नहीं इस पे चर्चा होगी। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि महज एक औपचारिकता ही बाकी है, वरना भारतीय थल सेना लगभग इनको कंफर्म कर चुकी है। स्ट्राइकर एक आर्मी स्पेसिफिक वेरिएंट है जो कि एड व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म है। बेसिकली ये TOT के अंतर्गत भारत में बनाए जाएंगे। इनका इंडिजिनस प्रोडक्शन होगा और शुरुआती नंबर्स को लेकर कहा जा रहा है कि जो इनिशियल डिस्कशन था वो 350 स्ट्राइकर व्हीकल को लेकर के था, लेकिन इंडियन आर्मी अब इन नंबर्स को डबल करना चाहती है और तकरीबन 530 तक ये जो नंबर है ये पहुंच सकते हैं। और ये जो नंबर का इंक्रीज हुआ है ये स्ट्राइकर की कैपेबिलिटी को देखते हुए हुआ है और तकरीबन 10 बटालियन इनकी इंडक्ट की जाएंगी सर्विस में। लेकिन आपको बता दें कि इंडक्शन से पहले या डील फाइनलाइज होने से पहले ये जो टैंक है इन्हें काफ़ी बड़ी टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और ख़ुद को साबित करना पड़ेगा हर प्रकार की टेरेन में। अगर भारतीय थल सेना ये मान के चलिए कि इनके रिजल्ट से संतुष्ट होती है तभी जाकर डील फाइनलाइज करी जाएगी। हालांकि अगर हम बात करें इंजन की, तो अमेरिका ने अलग अलग इंजन के जो ऑप्शन है वो सामने रखे हैं, जिसमें कैटरपिलर का एक ज़्यादा पावरफुल 600 हॉर्स पावर का इंजन भी ऑफर किया गया है जो कि इंडिया के चैलेंजेस को एड्रेस कर सकता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो जॉइंट प्रोडक्शन है इसका जो आगे हमें क्लॉज है वो देखने को मिलेगा इस पूरे प्रोग्राम में, और ये जो स्ट्राइकर व्हीकल है संभावित है कि भारत में बनती हमें देखने को मिल जाए। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं एमका के बारे में। एमका को लेकर के हमने पहले भी कहा कि जो प्रोटोटाइप रोल आउट है वो हमें 2028 तक देखने को मिलेगा और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने क्लियर कर दिया है कि एमका प्रोग्राम की डिज़ाइन फाइनलाइज हो चुकी है और जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है ये शुरू किया जाएगा। पहला प्रोटोटाइप 2028 में देखने को मिलेगा और उसके बाद लगातार 5 प्रोटोटाइप विकसित किए जाएंगे जिनका इस्तेमाल टेस्टिंग पर्पज में किया जाएगा। कुछ प्रोटोटाइप का इस्तेमाल सिस्टम और एवियोनिक टेस्टिंग में होगा और बाकी के जो प्रोटोटाइप्स हैं इनका जो इस्तेमाल है वो वेपन इंटीग्रेशन ट्रायल में किया जाएगा। आरडा इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि 2030 से 32 तक इन एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन में उतारा जा सकता है और 2034 तक ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के सर्विस में ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि इनके स्टेल्थ प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नए मेजर्स हैं जिनको इस समय कंसिडर किया जा रहा है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी तक सामने निकल के आई है वो ये है कि आरडा एमका एयरक्राफ्ट में जो इंजन बे और नोजल हैं इनमें एक्टिव कूलिंग जो सिस्टम है इन पर फोकस कर रही है, जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल इंजन बे को वेंटिलेशन सिस्टम को देखें तो वो बेसिकली जो इनलेट स्कूप है उस पर रिलाई करती हैं जहाँ से ठंडी हवा अंदर आती है,
लेकिन आडा यहाँ पर एक नए अप्रोच के साथ सामने आई है, जहाँ पर इंजन में वेंटिलेशन सिस्टम को इजेक्टर नोजल की सहायता से पूरा करने का प्रयास इस समय किया जाएगा और इस समय डिज़ाइन कॉन्सेप्ट पे काम भी किया जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो जो इनलेट स्कूप की नीड है इसको ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बेनिफिट की बात करें इजेक्टर नोजल अप्रोच की, तो इजेक्टर नोजल अप्रोच की सबसे बड़ी बेनिफिट यहाँ पर यह है कि इससे जो रडार सिग्नेचर है काफ़ी रिड्यूस होगा, क्योंकि इनलेट स्कूप जो है ये एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो इजेक्टर नोजल डिज़ाइन है ये एक अच्छी स्टेल्थ सोल्यूशन ऑफर करेगी और जो इम्प्रूव एरोडायनेमिक्स हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगी। जी हाँ, इजेक्टर नोजल के आने का मतलब ये है कि जो ओवरऑल एयर फ्लो है अराउंड द एयरक्राफ्ट ये काफ़ी इन्फ्लुएंस होगा और इससे जो एरोडायनेमिक बेनिफिट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। तो इस अप्रोच पे भी आडा काम कर रही है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट स्टेजेस में है। प्रैक्टिकली ये कब तक देखने को मिलेगा इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जैसा सब जानते हैं कि 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये HAL को मिल चुका है और HAL इसको लेकर के काफ़ी खुश भी है। इनफैक्ट वो कॉन्फिडेंट है कि न सिर्फ अभी 156 हेलीकॉप्टर के ऑर्डर वो सिक्योर करेंगे बल्कि भविष्य के भी जो ऑर्डर हैं उनको मिलते रहेंगे। लेकिन इसी बीच HAL ने जो LCH प्रचंड है इनकी कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए एक नया प्रपोजल सामने रखा है और यहाँ पर LCH प्लेटफॉर्म में जो पोटेंशियल फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं इनको इनकॉर्पोरेट करने की बात की जा रही है और इसके लिए HAL ये चाहती है कि इंडियन आर्म फोर्सेस इस प्रोग्राम में इनका पूरा साथ दें। दो नए एडवांसमेंट प्रपोज किए गए हैं HAL की तरफ से। पहला होगा जो अनमैन एरियल व्हीकल का इंटीग्रेशन है लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स में, इनको पूरा किया जाना, यानी अटैक हेलीकॉप्टर में हमें अनमैन एरियल व्हीकल का जो इंटीग्रेशन है भविष्य में ये देखने को मिल सकता है। इनके आने का बड़ा बेनिफिट ये होगा HAL के हिसाब से कि इनके आने से जो HAL के पायलट हैं इनकी सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी इन्हांस होगी, क्योंकि ये जो UAV हैं ये इनकी सिचुएशनल अवेयरनेस को काफ़ी इंप्रूव करेंगी। हालांकि इसके लिए हेलीकॉप्टर में कुछ मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, जैसे कि एक लार्ज एरिया डिस्प्ले को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम है इनको भी काफ़ी मॉडिफाई किया जाएगा, जिससे कि पायलट को काफ़ी आसानी हो इन ड्रोन्स को कंट्रोल करने में। और दूसरा जो बड़ा एडवांसमेंट प्रपोज किया गया है HAL की तरफ से वो लॉइटरिंग म्यूनिशन के इनकॉर्पोरेशन का है। जी हाँ, LCH प्रचंड में लॉइटरिंग म्यूनिशन को इंक्लूड करने की बात की गई है, जो कि कामिकाजी रोल में इस्तेमाल किया जा सकते हैं या क्लोज एयर सपोर्ट मिशन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इससे HAL की जो ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाएंगी। और बाकायदा जो रोबस्ट आर्मामेंट सूट है ये तो HAL के लिए तैयार किया ही गया है, जिसमें 20 mm की टरेट गन, 70 mm के रॉकेट्स और हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि 3rd जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसका इंटीग्रेशन भी इसी वर्ष के अंत तक हो जाएगा। यानी कि हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अनमैन एरियल व्हीकल, लॉइटरिंग म्यूनिशन, रॉकेट्स, ये सारी चीज़ें मिल करके SDS को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना देंगी। और इस समय HAL चाहती है कि इस पूरे प्रोग्राम में इंडियन आर्म फोर्सेस भी उनका साथ दें ताकि इस प्रोग्राम को अतिशीघ्र HAL के द्वारा पूरा किया जा सके। और अगली बड़ी अपडेट एयरबस डिफेंस से आ रही है। एयरबस डिफेंस के द्वारा मीडिया अपडेट के माध्यम से बताया गया है कि उन्होंने 2 अतिरिक्त C295 एयरक्राफ्ट जो है इन्हें इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया है। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा और चौथा एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जा चुका है और अब एयरबस का टारगेट ये रहेगा कि जो रिमेनिंग एयरक्राफ्ट हैं इनके डिलीवरी को फास्ट ट्रैक करना। एयरबस का कहना है कि हमने रिकॉर्ड टाइम में ये एयरक्राफ्ट डिलीवर किए हैं और इनसे भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी, खासकर ट्रांसपोर्टेशन पावर की अगर हम बात करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।